बेटा ये हमारा 8th लेक्चर है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस भी कुछ किए हैं, तो आपने देखा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी क्वेश्चन किए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी क्वेश्चन किए हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बनवाया था कि ये Q1 है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है और ये A है ना। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, सिंपल आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन A, है ना। इसका होगा, फिर इसका मतलब पेयर में बेटा दिखते हैं ना, पेयर में जितने पेयर बनते हैं उतने टर्म आते हैं, सिस्टम में लिखते हैं ना। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन A, है ना, प्लस K Q2 Q3 अपॉन A। ये एनर्जी आएगा इस सिस्टम का, ये ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे चार्जेज होते हैं, है ना। जैसे मैंने इसमें स्क्वायर रखा है ना, जैसे देखो ये ट्रायंगल था, इसमें 3 टर्म आए, कितना है 3 टर्म आए, और ये आपका स्क्वायर है तो इसमें कितने टर्म आएंगे, है ना। ये एक पेयर का है ना, मतलब कितने पेयर आएंगे इसमें। तो कोई बच्चा बोलेगा ये 3 है, इसमें 4 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना बेटा। अगर कोई मान लो क्यूब में रख देंगे तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कितने पेयर बनेंगे, है ना। तो उसका एक फार्मूला होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा होगा NC2 से। किससे, NC2 की N चार्ज हैं, दो का पेयर, यूनिक पेयर कितने तरीके से बना सकते हैं, NC2। तो ऐसे ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होगा वो आपका होगा NC2, और NC2 को आप सॉल्व करोगे तो ये आता है N × N-1/2। तो पहले आप कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा सिस्टम का, तो पहले हम देखेंगे इसमें कितने पेयर आएंगे, फिर हम लोग लिख लेंगे, है ना। जब हम लोग लिखेंगे तो अगर वो उतने पेयर आ जा रहे हैं तो मतलब हमने सारे पेयर लिख लिए हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें 3 था, इसमें 3 पुट करोगे, 3 × ये 3 - 1 2 आएगा, 2 से कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 आएंगे, ठीक है ना। अब ये 4 वाला अगर है तो 4 इसमें अगर हम पुट करेंगे तो आएगा 4 × 4 - 1/2, दैट इज 4 × 3/2, 2 से 2 6 आ जाएगा बेटा। इसमें मतलब टोटल नंबर टर्म कितने आएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके 6 आएंगे, क्या आएंगे 6 आएंगे, ठीक है ना। सो लिख लेता हूं मैं। तो देखो बेटा, अगर ये L लेंथ है, L लेंथ है ना बेटा, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। तो इसमें देखो आपका एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, मतलब L लेंथ के पेयर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, लेकिन टोटल कितने आएंगे 6। तो 2 कौन से बनेंगे बेटा, ये बनेंगे और ये बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं पूरे सिस्टम की, तो वो आएगा U = K, इसका लिख लेता हूं Q × 4Q अपॉन L, ठीक है बेटा, प्लस K 4Q × 3Q अपॉन L, ठीक है, प्लस ये इसका हो गया, इसका लिखेंगे K 3Q × -2Q, है ना, -2Q अपॉन L, प्लस इसका बेटा ना K Q × -2Q अपॉन L। अभी तो 4 हुआ है ना बेटा, 1 2 3 4, अभी 2 बाकी हैं। 2 बेटा कौन से होंगे, फेस डायगोनल, डायगोनल बोल दो उसको, है ना, डायगोनल के अलॉन्ग वाला, है ना। तो डायगोनल के अलॉन्ग कितना आ जाएगा, K Q × 3Q अपॉन √2L आ जाएगा बेटा, क्या आएगा √2L। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा √2L, यही बेटा डिस्टेंस √2L होगा। तो इसका आ जाएगा प्लस, इधर लिख दो आप K -2Q 4Q अपॉन √2L, ठीक है। देखो आप 6 टर्म हो गई हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पेयर बनेंगे, मैंने सारे लिख दिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको सम करेंगे टोटल, तो इसका क्या देगा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा सिस्टम का। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का मिलेगा बेटा, ठीक है ना। और देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो उसमें हम चार्ज को विथ साइन पुट करते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बेटा। ये एक क्वेश्चन है
ठीक है ना। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ, आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है। अभी इससे कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, Q0 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 3 Q0 चार्ज एक एक करके हर वर्टेक्स पे क्या रख रहे हैं, इसको उठा के रख रहे हैं। जैसे मान लो एक Q0 चार्ज लेके आए, कहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से लेके आएंगे बेटा, इन्फिनिटी से या लॉन्ग डिस्टेंस से। लॉन्ग डिस्टेंस से Q0 चार्ज लाके मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने असेंबल करूँगा, क्या करूँगा, असेंबल, है ना, फिक्स कर दूंगा इसको, क्या कर दूंगा बेटा, फिक्स कर दूंगा। गॉट इट। अब बेटा जब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे Q0 इस पे या इस पे रखने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये रिपेल करेगा, है ना। ये वाला चार्ज जब हम लेके आएंगे पास जितना, तो होगा क्या, हम एज ए एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेंगे यहाँ पे। तो हम इसके अगेंस्ट, इसके फील्ड के अगेंस्ट क्या करेंगे, ये रिपल्सन करेगा, तो हम इसे कुछ फोर्स लगा के क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे लाएंगे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पे असेंबल कर देंगे, फिर तीसरा लेके आएंगे, उसको भी इन दोनों फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझे। तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों चार्ज को इन वर्टेक्स पे असेंबल करने के लिए लार्ज डिस्टेंस से लाके एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, समझ गए ना। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो आप खुद में ट्राई करिए, है ना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा U होता है, पढ़ा था आपने, है ना। W एक्सटर्नल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, डेल्टा U क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल आएगा एक तरीके से। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारा फाइनल सिचुएशन है। गॉट इट। तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हमको निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सटर्नल एजेंट को इसमें वर्टेक्स पे असेंबल करने में चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो इसके किसके बराबर होगा, वो चेंज इन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, है ना, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो U इनिशियल कितना होगा बेटा, U इनिशियल जो होगा इसका अगर मैं बोलूँ, चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी में, लार्ज डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा बेटा। अगर मैं U फाइनल की बात करूँ, U फाइनल की बात करूँ, तो इस ट्रायंगल जो है, तीन चार्ज का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जितना नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आपका U फाइनल होगा, क्योंकि फाइनली आपके चार्ज यहाँ पे इकट्ठे हुए आके हैं। गॉट इट। तो देखो बेटा, इसमें तीन पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे, तीन पेयर बनेंगे। इसका साइड लेंथ ए है, ठीक है ना, और तीनों ए के बनेंगे। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स K Q0 इंटू Q0 अपॉन A, तो आपका U फाइनली आ जाएगा। अब बेटा चूंकि U इनिशियल जीरो है, U इनिशियल क्या है, जीरो है, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट है वो U फाइनल के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा आपका, ये आएगा 3K Q0 स्क्वायर बाई A। ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये एक स्क्वायर सिस्टम है, उसके वर्टेक्स पे Q0 चार्ज रखा गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बेटा एक्चुअली क्या है, इनको फिक्स नहीं किया गया है। ऐसे मान लो इनको भी ऐसे तरह से पकड़ा गया है, मान लो ये फिक्स्ड किया गया है, एक तरह से मान सकते हो इनिशियली कि फिक्स्ड या इन्हें होल्ड करके रखा गया है ना। क्योंकि अगर फिक्स्ड या होल्ड करेंगे नहीं तो बेटा ड्यू टू रिपल्सन है ना, इंटरनल रिपल्सन, क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये सब क्या है, मूव करने लगेंगे, मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन हो रहा है बेटा, रिपल्सन से एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए वो दूर बढ़ेगा ना। दूर जाने से क्या होगा, एनर्जी कम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर ये इनिशियली फिक्स्ड है ना, इनिशियली फिक्स्ड है या उनको असेंबल किया हुआ है, अगर उन्हें जस्ट अगर यहाँ से रिलीज कर देंगे, मतलब इनका यहाँ पे जो जिस तरह से इनको होल्ड किए हैं अगर वहाँ से छोड़ देंगे, तो ये बेटा क्या इनमें रिपल्सन होकर धीरे धीरे ये भागेंगे ना, तो इनका कुछ स्पीड भी इंक्रीज करेगा। नहीं समझे, इनिशियली तो जीरो होगा क्योंकि जस्ट छोड़ेंगे, जस्ट रिलीज करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच चार्ज पार्टिकल हैज मास m एंड चार्ज q एंड दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है। तो जब हम छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इनकी, जीरो होगी। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि आपको चार्ज पार्टिकल का स्पीड बताना है सबका, जब इनके बीच में जो साइड लेंथ है, मतलब बेसिकली जब बेटा ये मूव करेंगे तो ये स्क्वायर ही बनेगा हमेशा, स्क्वायर के फॉर्म में ही इसका, अगर जब भी ये जाएगा बेटा तो ये ऐसे मान लो आप इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा, तो जब कंस्ट्रक्ट करोगे तो स्क्वायर ही बनेगा हर पॉइंट पे। तो क्वेश्चन ये है कि ईच पार्टिकल का आपको स्पीड बताना है जब इसका स्क्वायर का साइड लेंथ बिकम्स 12 हो जाए। कितना हो जाए, साइड लेंथ बिकम्स 12 हो जाए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको चार्ज पार्टिकल का स्पीड तब बताना है जब इन चार्जों के बीच में सेपरेशन क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा लार्ज सेपरेशन हो जाए।
बोले तो इन्फानाइट डिस्टेंस हो जाए, इस तरीके से। तो दो क्वेश्चन है, तो दोनों ही केस में आपको क्या बताना है, स्पीड बताना है। पहले में कब बताना है, जब साइड लेंथ 12 हो जाए, और दूसरे में कब बताना है, जब साइड लेंथ बिकम्स लार्ज हो जाए या इन्फानाइट हो जाए, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करता हूँ मैं ए पार्ट के लिए। तो बेटा कुछ नहीं, मैं मान लेता हूँ ये इनिशियल सिचुएशन है और ये ए पार्ट के हिसाब से यू मतलब फाइनल सिचुएशन है, ठीक है ना। तो मान लो इसका 12 लेंथ कर दो आप, है ना। जब 12 लेंथ होगा, है ना बेटा, Q नॉट M Q नॉट M Q नॉट M Q नॉट M, है ना बेटा। इस समय इसका स्पीड आ गया होगा, क्योंकि इनमें कुछ टाइम बाद स्पीड आएगा ना बेटा, अभी जस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ से। तो इसका मान लो V स्पीड होगा सबका, है ना बेटा, सबका V स्पीड होगा, है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि ये जो भी इनमें मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे ये रखा है वहाँ पे भी स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक तरह से क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम पे कैसे फोर्स काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इस सिस्टम का हमेशा मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, E इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल, E फाइनल कर देना है, मतलब U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ये करना है बेटा, है ना, एक तरीके से। तो देखो U इनिशियल क्या आ जाएगा आपका U इनिशियल बेटा आएगा जो 6 पेयर बनेंगे, अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन करवाया था स्क्वायर वाला। तो 4 तो A लेंथ के बनेंगे और 2 √2 A लेंथ के बनेंगे। तो U इनिशियल आएगा आपका 4 टाइम्स A लेंथ के, ना बेटा, K Q स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा आपका A, ठीक है ना बेटा, प्लस 2 आएंगे √2A वाले, K Q नॉट स्क्वायर अपॉन √2A, ठीक है बेटा। ये तो आपका U इनिशियल आ गया, मतलब इस सिस्टम का एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। K इनिशियल बेटा क्या होगा, K इनिशियल 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनको इनिशियली कैसे रिलीज किया गया है, मतलब रेस्ट से रिलीज किया गया एक तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबका 0 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे 4 बेटा, 4 क्यों, क्योंकि 4 चार्ज पार्टिकल है इंटू हाफ मास V कितना है, इनिशियल 0 है, इक्वल टू बेटा U फाइनल क्या होगा। U फाइनल में आपको कुछ नहीं करना, ये इतने पेयर बनेंगे, 4 आपके 2A लेंथ के बनेंगे, है ना बेटा। अच्छा इसको 2L की जगह आप 2A कर लीजिएगा, है ना, डिस्टेंस मतलब साइड लेंथ डबल हो जाए, है ना। वहाँ पे A लिए तो यहाँ पे भी A ही लेंगे बेटा। तो U फाइनल क्या हो जाएगा आपका, सेम आएगा। यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ की जगह 2 आ जाएगा, A की जगह आपको 2A पुट कर देना है, ठीक है ना। तो U फाइनल आ जाएगा आपका 4K Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2A प्लस 2K Q नॉट स्क्वायर अपॉन √2 इंटू 2A, है ना बेटा। साइड लेंथ कितना हो गया, 2A हो गया ना, प्लस बेटा क्या करोगे 4 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। V क्या है, सब पार्टिकल का है बेटा, इक्वल स्पीड होगा क्योंकि इक्वल चार्ज है, इक्वल मास है ना, तो सब पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा, तो स्पीड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आप देखोगे ये सब आपको पता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से V निकल जाएगा बेटा, नहीं समझे, क्लियर है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा बेटा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। अब मैं बी पार्ट का देखता हूँ। बी पार्ट में बेटा क्या हो जाएगा, इसका लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा, बोले इन्फानाइट हो जाए, क्या हो जाए, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट होने से क्या होगा बेटा, सेम रहेगा, उसमें भी हम मैकेनिकल एनर्जी को ही कंजर्व करेंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा, U फाइनल जो होगा अपना, U फाइनल ये जो है टर्म, ये 0 हो जाएगा U फाइनल। क्यों, क्योंकि लेंथ डिस्टेंस क्या हो जाएगा चार्जों के बीच में, इन्फानाइट हो जाएगा। उस केस में भी आप मान लो V स्पीड कोई दूसरा V स्पीड होगा, है ना, बट इनिशियल आपका यही रहेगा। तो ये यहाँ तक तो कॉमन आएगा, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है बी पार्ट के लिए आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि U फाइनल बेटा एट लार्ज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसको आप B नॉट मान लो बेटा, B वाले पार्ट के लिए ना, क्योंकि नहीं बोलोगे सर दोनों के लिए आपने सेम मान लिया है ना। तो 4 टाइम्स हाफ mv नॉट स्क्वायर आप मान लो। इसको सॉल्व करोगे खट से, यहाँ से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बट बहुत सिंपल था। ये किस पे बेस्ड था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, है ना। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये लगेगा। क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक स्मूथ सरफेस है, क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। इस स्मूथ सरफेस पे 2 ब्लॉक रखे गए हैं, M1 एंड M2, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है इनिशियली।
इस पे चार्ज बेटा Q1, इस पे -Q1 है, इस ब्लॉक पे दे देंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर भी ये ऐसे रखे हुए हैं और एक एक अपन अगर चार्ज दे दिया इक्विवेलेंट अपोजिट, क्या दे दिया इक्विवेलेंट अपोजिट, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो ये रेस्ट पे तो इनमें कुछ स्पीड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर इस पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है ना बेटा। अच्छा, फोर्स तो इक्वल लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, है ना बेटा। मास अलग अलग है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा और वेरिएबल होगा, तो इसका मतलब है इनका स्पीड भी अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन है दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम्स 12 नहीं बेटा, यहाँ पे बिकम्स L, ठीक है ना, ये चीज लिख लीजिएगा, सेपरेशन बिकम्स L, है ना। इनिशियल तो 12 लेंथ है, कितना है बिकम इनिशियल जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो 12 है, और डिस्टेंस घटेगा बेटा, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होगा। तो देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ फाइनल सिचुएशन बना लेता हूँ, ये फाइनल वाला सिचुएशन है, इधर बना लेता हूँ फाइनल इस तरीके से कि ये यहाँ मान लो M1 यहाँ आ जाएगा और M2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, फाइनल L हो जाए, तभी बताना है। तो इसका स्पीड मान लो V1 होगा, इसका स्पीड V2 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है बेटा, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, वो कंजर्व रहेगा। तो बिना सोचे समझे हम क्या कंजर्व कर देंगे, पहले मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो बेटा, इनिशियल U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इक्वेशन होता है बेटा। U इनिशियल बेटा कितना होगा, दो चार्ज है तो एक ही पेयर आएगा, है ना, एनर्जी का। K Q1 है ना बेटा, विद साइन पुट करना है चार्ज, है ना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस कितना है 12 है, प्लस बेटा इनिशियली इनको रेस्ट से अगर रिलीज किया गया तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा बेटा, इक्वल टू U फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, U फाइनल मतलब इस सिचुएशन में जब लेंथ क्या हो जाए L, तो कुछ नहीं करना है आपको, चार्ज तो बेटा वही रहेगा Q1 और -Q1, है ना। तो आ जाएगा K Q1 -Q1 अपॉन L, है ना बेटा, क्लियर है। और प्लस इसी में इधर आगे जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम आएगा ना बेटा। अगर मैं K फाइनल लिखूंगा तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी आएगा बेटा सम, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें B1 भी निकालना है और B2 भी निकालना है। क्या निकालना है, B1 भी निकालना है एंड B2 भी निकालना है। लेकिन हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर ही नहीं सकते एक इक्वेशन से, है ना। पिछले जो हमारे क्वेश्चन देखोगे उसमें क्या था, मैंने इक्वल मास लिया था, चार्ज लिया था, तो सबका स्पीड इक्वल मान लिया, तो इसलिए एक वेरिएबल आया था, खट से सॉल्व हो गया था। लेकिन अगर अनइक्वल अगर मास मान रहे हैं तो स्पीड बेटा अलग अलग आएगा, और ये सिर्फ अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसमें दो अननोन आएंगे, हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हमें कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो दूसरा कंसेप्ट क्या यूज करेंगे दूसरा इक्वेशन लाने के लिए, बेटा इनिशियली ऐसे रखे हुए हैं, चार्ज नहीं है, इन पे फोर्स जीरो है, स्मूथ पे रखे हुए हैं, इन पे फोर्स क्या है, जीरो है। जैसे ही आप इसमें चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा। लेकिन अगर मैं एक पूरा सिस्टम कंसीडर करूं, पूरा एक अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूं इन दोनों ब्लॉक का, तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे एफ इधर लग रहा है, इस पे एफ इधर लग रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर मैं पूरा सिस्टम कंसीडर करूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसीडर करूं तो हमेशा इन पे एफ नेट क्या रहेगा आपका, एफ नेट हमेशा जीरो रहेगा। अगर एफ नेट जीरो रहेगा बेटा, तो मैंने बोला था आपको कि अगर एफ नेट जीरो होगा किसी सिस्टम पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं समझे, तो उसका मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो चेंज नहीं करेगा। मतलब ऐसे सिस्टम का जिसका में एफ नेट जीरो होता है उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। तो हमें दूसरा इक्वेशन कैसे लाना है, मोमेंटम कंजर्व करके। कैसे लाना है, मोमेंटम कंजर्व करके। तो मान लो इधर बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, क्योंकि मोमेंटम विद साइन लिखेंगे, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है, इसका भी जीरो है प्लस इसका भी जीरो है ना। मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। क्लियर है। अब देखो m1 दो इनिशियल है u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, प्लस m2 इसका भी जीरो है, प्लस m1 बेटा b1 किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो b1 लिखेंगे इनटू v1, है ना, प्लस m2 बेटा b2 किधर है, इधर है, माइनस डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव इधर माना है, तो इधर माइनस b2 लिख देंगे। तो आप देखोगे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन था बेटा। गॉट इट। तो देखोगे बेटा आपके पास दो इक्वेशन एंड दो अननोन है ना। v1 v2 यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट आगे हम इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गंदा टाइप का आएगा, है ना, फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे। अब कोई अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो आसानी से खट से सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है बेटा।
तो ये अप्रोच समझ में आया, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी लग रहा था, साथ साथ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी लग रहा था। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेटा क्यों लगाया, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे मतलब दोनों ब्लॉक का जो एक सिस्टम बनेगा उस पर एफ नेट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, इसलिए उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बेटा। ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना, इनमें कहीं कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी यूज कर ले रहे हैं ना। तो ये अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने 11th का आपका क्लियर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एनर्जी अगर लिखने में दिक्कत आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। अगर मोमेंटम कंजर्व करने में दिक्कत आ रहा है तो फिर वो 11th का प्रॉब्लम है, तो आपको उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन है M1 इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स M2, मतलब इस M1 को M2 की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। इन दोनों पे ही इक्वल चार्ज है बेटा, ठीक है ना, विद स्पीड V0 फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। बेटा ये रेस्ट पे रखा हुआ है इनिशियली, ठीक है ना, ये इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है। इस M1 को V0 से फेंका गया है M2 की तरफ फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, बोलो तो इन्फानाइट डिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन M1 एंड M2। तो बेटा होगा क्या कि जिसमें से फेंकेंगे बेटा, हाँ इसमें दो केस हैं। इफ़ M2 इज़ फिक्स्ड, एक बार इसको इस एक केस में इसको फिक्स रखेंगे, मतलब क्या होगा कि बेटा अगर इसको ऐसे रख देंगे तो जब इसमें ऐसे ये पास जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो ये भी मूव करेगा ना साथ में, है ना, और इसका स्पीड कम होगा तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, इक्वल स्पीड आएगा, सॉरी इक्वल नहीं मतलब कुछ सेपरेशन आएगा मिनिमम, है ना बेटा। तो पहला है आपका इफ़ M2 इज़ फिक्स्ड, ठीक है ना। तो पहले के हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मैं मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब इस पर जो F लगेगा इधर मान लो, इसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स कर रखा हुआ है इसको, है ना, कुछ कैसे भी करके इसको फिक्स कर दिया है। अब बेटा क्या होगा कि जैसे हम इसको फेंकेंगे, जैसे ही मैं इसको फेंकूंगा लार्ज डिस्टेंस, तो ये आएगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो ये बेटा डीएक्सलेट होगा, और डीएक्सलेट होगा ना कहीं आके ये इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ड्यू टू रिपल्सन बेटा, है ना। जीरो होके फिर वो वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा होगा। तो जहाँ पे इसका स्पीड जीरो होगा, नहीं समझे, जहाँ पे इसका ऐसे स्पीड जीरो हो गया वही मेरा क्या होगा, ये अगर जीरो हो गया, अगर इसका स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वही हमारा क्या होगा, आर मिन आएगा बेटा, नहीं समझे। ये स्पीड जीरो क्यों होगा, क्योंकि V0 से बेटा डिक्रीज करेगा ना स्पीड इसका, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस सिस्टम का एनर्जी कंजर्व कर देना है। क्या कर देना है, इस सिस्टम का मुझे एनर्जी कंजर्व कर देना है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा बेटा, कंजर्व होगा। तो देखो ऐसे यूज करेंगे ये पार्ट के लिए, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ठीक है ना बेटा। तो U इनिशियल बेटा क्या आएगा, अब चूंकि दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, क्यों, क्योंकि M1 को बहुत लार्ज डिस्टेंस से फेंका गया है, तो U इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस इन्फानाइट होगा, अपॉन में इन्फानाइट आएगा तो क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। K इनिशियल कितना होगा बेटा, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ M1 V0 स्क्वायर, और इसका तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि रेस्ट पे और फिक्स्ड भी है, प्लस जीरो, क्लियर है। U फाइनल बेटा कितना हो जाएगा, U फाइनल इसका ऐसे लिखो, K Q इंटू Q अपॉन आर मेन, ठीक है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है, प्लस बेटा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फिक्स किया हुआ है, ये मूव करेगा ही नहीं, प्लस जीरो, है ना। तो आप देखेंगे आपको V0 पता है, M1 पता है, K पता है, Q पता है, Q पता है, ये गिवन है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, आर्मिन निकल जाएगा यहाँ से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल था बेटा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट, क्या हुआ बेटा। अब हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, सेम सिचुएशन है, बस M2 को क्या नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। अगर M2 को बेटा फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे लार्ज डिस्टेंस से, तो जब ये जैसे जैसे इसको अप्रोच करेगा इस पर भी Fe फोर्स लगेगा, और ड्यू टू Fe इस पर भी क्या आएगा, इसका भी स्पीड आएगा, नहीं समझे, ठीक है बेटा, क्लियर, इसका भी स्पीड आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है M1 इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स M2 विद स्पीड V0 फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन M1 एंड M2। कब, जब M2 आपका फ्री टू मूव हो, मतलब मूव कर सकता हो, है ना बेटा। तो होगा क्या बेटा, देखो ये V0 है, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, क्या करेगा, अप्रोच करेगा बेटा। अप्रोच करेगा तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा, इस पर डिस्टेंस कम होगा, इससे फोर्स बढ़ता जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, नहीं बेटा, क्लियर है। तो ऐसे होता है कि अगर
जैसे जैसे अप्रोच करता है वैसे वैसे इसका स्पीड बड़ा है, इसका छोटा है, तो आपका ये डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है। फिर एक समय आता है जब कम होते होते इक्वल हो जाएगा, दोनों का इक्वल होके फिर इसका बढ़ना लगेगा, बढ़ेगा तो इसका बढ़ता जाएगा बेटा, है ना। तो डिस्टेंस फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब है आर मिनिमम बेटा तब आता है जब फ्री टू मूव में, जब आपका दोनों का स्पीड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब वी रिलेटिव दोनों पार्टिकल के बीच में क्या हो, जीरो हो। वी रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या हो बेटा, जीरो हो, ठीक है ना। तो आर मिनिमम बेटा कब आएगा, जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ये और ये जो कंसेप्ट है ये आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ाते हैं इसको, यहाँ पे मोमेंटम की बात करते हैं हम। बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बेटा ये 11th की चीज़ है, आप देखिएगा एक बार कि अगर दो पार्टिकल के बीच में जब दोनों मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कम मिनिमम डिस्टेंस आता है, जब दोनों के बीच में क्या हो, स्पीड आपका क्या हो बेटा, सेम हो या वेलोसिटी सेम हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आर मिनिमम तब आएगा इन दोनों के केस में जब इसका भी स्पीड v हो जाए और इसका भी स्पीड क्या हो जाए, v हो जाए, इसका q है और इसका भी q है बेटा, है ना। और तब इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस r मिन आएगा। ये याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है ये। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कैसे भी करके इस चीज़ को क्लियर करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। जो भी मैं आज इस लेक्चर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप डिस्कस करिए, ठीक है ना। बट बेटा छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, एडवांस पढ़ रहे हो आप, ठीक है बेटा। तो हमें मत क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके और इसके बीच में क्या करना है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कराना है, कंजर्व कराना है। मैकेनिकल एनर्जी को क्या कराना है, कंजर्व कराना है। गॉट इट बेटा। तो ये आपका इनिशियल सिचुएशन और ये आपका फाइनल है। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ठीक है बेटा। तो u इनिशियल आपका क्या आएगा बेटा, फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने मोमेंटम की कुछ बात नहीं की थी, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही अननोन था इसलिए, ठीक है। u इनिशियल बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, लार्ज है। k इनिशियल कितना हो जाएगा, सिर्फ इसका बेटा काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v0 स्क्वायर इक्वल टू बेटा u फाइनल कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, u फाइनल हो जाएगा k q इंटू क्यू अपॉन आर मिन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। नहीं समझे, ये आएगा बेटा, क्योंकि दोनों का स्पीड आएगा तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ना यहाँ पे k फाइनल में। गॉट इट, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा अगर इक्वेशन को देखोगे तो इसमें आर मिन भी अननोन है और वी भी अननोन है, मतलब दो अननोन है, और एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता है, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो हमें कुछ ना कुछ करके दूसरा इक्वेशन भी लाना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए इसमें क्या बना था, स्मूथ, अभी भी स्मूथ ही है, ठीक है। तो देखेंगे इस सिस्टम, अगर मैं इस पूरे दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसीडर करूँ तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और जो कि एक इंटरनल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इस सिस्टम का भी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दीजिए। इनिशियल बेटा मोमेंटम कितना होगा, सिर्फ इसका होगा, इसका 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है इनिशियली। तो ये m1 v0 है ना बेटा, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, प्लस 0 इक्वल टू इसका कितना आएगा बेटा, m1 v है ना बेटा, इसका कितना आएगा, प्लस m2 v। ये आपका इक्वेशन आएगा सेकेंड, ठीक है ना। ये बेटा फर्स्ट, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बेटा मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ वो मास्टर क्वेश्चन है। कैसा है, वो मास्टर क्वेश्चन है, उसका मैं सोल्यूशन आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसका अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इतना सारा अगर आप कुछ चीज़ें बताई हैं तो आप उसको अगर इन सबको समझ गए होगे तो आप उसको भी आसानी से क्वेश्चन लगा लोगे। आप वो क्वेश्चन वो थोड़ा इनसे अच्छा है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये आप मैंने अच्छे क्वेश्चन लगवा दिए, उससे ईजी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लगा ही दोगे, है ना। इससे टफ पूछेंगे अगर आप लगा लिए तो समझ में आएगा ना कि आपने अच्छे से समझा है चीज़ों को, ठीक है ना बेटा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बेटा हमारा ये वो क्वेश्चन है ना जो भी हम बात कर रहे थे कि इसको आपको खुद से लगाना है। देखो एक चीज़ आप इसमें देखोगे बेटा, यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको फिक्स्ड किया हुआ, क्या किया हुआ है, इसको फिक्स्ड कर देंगे, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना।
और सब में देखोगे जब मैं इसको भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा V0 स्पीड से, है ना, तो देखना इसके टुवर्ड्स, इसकी तरफ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से फेंकता तो इसकी तरफ फेंकता, है ना, तो इसी अगर मैं यहाँ से अगर इसको अगर फेंकता तो ये से रिपेल करता तो इसके अलॉन्ग इसका स्पीड कम होता है एक तरीके से, है ना। देखोगे जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन अभी इससे पहले करवाए हैं तो उसमें उसके मैंने टुवर्ड्स फेंका है ना, मतलब एक लाइन में बोल सकते हैं आप। लेकिन इसमें आप देखेंगे इनका जो इसके लाइन के अलॉन्ग से बी डिस्टेंस, ये बी आपको गिवन है, बी डिस्टेंस ऊपर से एम मास को इसको ऐसे इसके पैरेलल फेंका गया है। तो देखो बेटा ये जो जाएगा वो कैसे जाएगा, इसको रिपेल करेगा एक तरीके से, है ना, ये ऐसे इस पे फोर्स यहाँ पे एफ ही लगेगा, है ना, तो ये इसका कुछ ऐसे करवाएगा इस तरीके से बेटा, है ना, क्लियर है ना बेटा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा जब, तो ऐसे फोर्स लगेगा, तो मतलब इसका कुछ पाथ यूँ आएगा, क्या आएगा, कुछ पाथ इसका यूँ आएगा इस तरीके से। तो अगर मैं आर मिनिमम की बात करूँ तो इस कर्व से इस पॉइंट पे जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगा, है ना, इस तरीके से, वही आपका क्या आएगा, वही आपका आर मिन आएगा। नहीं समझे, मतलब जब चार्ज पार्टिकल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसका पाथ ऐसे आएगा, आर मिनिमम कब आएगा, जब इस पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो वही आपका क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है ना बेटा, तो यही मुझे आर मिन निकालना है। अब आप सोचिए इसको कैसे निकालना है। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला था पहले से ही। ठीक है ना, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा बेटा। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा हम लोग फ्रेश टॉपिक अब पढ़ते हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना बेटा, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे डिफाइन होता है, ई वेक्टर लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन ई, एफ ही होता है ना बेटा, है ना, अपॉन Q नॉट, है ना, इस तरीके से होता है डिफाइन। ठीक है बेटा, और जो पोटेंशियल आपका डिफाइन होता है वो कुछ ऐसे होता है, लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0, है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना, अपॉन Q नॉट, इस तरीके से डिफाइन होता है। गॉट इट, यहाँ से क्लियर है बेटा। अच्छा एक चीज़ आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि W एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है वो डेल्टा U होता है, एंड W जो इंटरनल होता है वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है W इलेक्ट्रिक बोल दें या फिर माइनस डेल्टा U होता है। क्या होता है, माइनस डेल्टा U होता है। तो अगर ये प्लस डेल्टा Q इक्वल है, ये माइनस डेल्टा U इक्वल है, तो यहाँ से आपका रिलेशन आएगा W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आएगा, माइनस WE। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो आप कुछ मत करिए, आप इस W एक्सटर्नल को आप माइनस WE से रिप्लेस कर दीजिए, V इक्वल टू हो जाएगा लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0, है ना, माइनस WE अपॉन Q नॉट। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा इसको आप माइनस बाहर ले लो, लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 WE अपॉन Q नॉट। WE को क्या लिखोगे बेटा, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो आप इसको इंडिकेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, F डॉट DR एक तरीके से लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से। नहीं समझे, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, आप इसको लिख दीजिए लिमिट माइनस बाहर ले लो Q नॉट टेंडिंग टू 0, है ना, F डॉट DR अपॉन Q नॉट। नहीं समझे, इस तरीके से लिख सकते हो बेटा। इसको आप ऐसे लिखिए डेल्टा V, है ना, चेंज इन पोटेंशियल, माइनस लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0, है ना बेटा, F बेटा ये FE है इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा ना, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा आपका, FE डॉट DR आएगा, है ना, FE डॉट, ऐसे लिख लो इसको, FE डेल्टा R ऐसे करके, है ना, इस तरीके से, अपॉन Q नॉट कर दो। तो आप देखोगे बेटा ये क्या है आपका, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R। नहीं समझे, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको वैसे लिखूँ तो क्या लिखूँगा, dV इक्वल टू माइनस E डॉट DR। नहीं समझे बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे एक तरीके से। तो ये जो मेरा रिलेशन है, यही हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो इसको आप देख लो, मैंने बहुत ही आसान तरीके से किया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कैसे डिफाइन करते वो लिखा, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते वो लिखा, W इलेक्ट्रिक एंड W एक्सटर्नल में क्या रिलेशन होता है ये मैंने लिखा, और W एक्सटर्नल को मैंने इन टर्म्स ऑफ माइनस W में रिप्लेस किया, और माइनस WE को मैंने फोर्स के टर्म में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ना, फोर्स और चार्ज मिला के मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर दिया, और ये आपका क्या गया, ये आपका रिलेशन आ गया इस तरीके से। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये DR है। ये क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरीके से
बेटा इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, वो आपका पोटेंशियल के बराबर आएगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, स्केलर आता है, और पोटेंशियल भी क्या आता है, स्केलर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। ये हमारा बहुत अहम रिजल्ट है, इसमें बहुत, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम लोग करेंगे भी, ठीक है ना बेटा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा हम लोग ने ये रिजल्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें जो आप याद रखेंगे ना, इसको कैसे यूज करेंगे, है ना। इसको यूज करना भी आना चाहिए ना, फार्मूला पता बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन उसको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज करना है वो लोगों को नहीं पता होता है ना। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको ना बेटा। ये ई वेक्टर है, ठीक है बेटा, ये ई वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है। तो पहला पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे, जैसे मान लो ये आर वेक्टर है, क्या है बेटा, ये आर वेक्टर है, ठीक है ना। और जो ई वेक्टर है बेटा वो कैसे भी हो सकता है, मान लो ई वेक्टर ऐसे है, जनरल में मान देता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका ई वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो बेटा ई वेक्टर इधर है और आर वेक्टर इधर है, तो इसका मतलब डी आर वेक्टर किधर होगा, डी आर वेक्टर इधर ही होगा, आर वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इसको अगर मैं लगाऊँ इसके हिसाब से, तो क्या आएगा, डी वी, है ना बेटा। अच्छा देखो ये दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो माइनस ई डी आर आएगा, इंटू कॉस भी तो आएगा बेटा, है ना, ए डॉट भी, जैसे ए भी कॉस थीटा होता है। जो थीटा होता है वो ई और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, कॉस थीटा है, कितना है, थीटा है बेटा, है ना, इस तरीके से। तो इसको आप ऐसे यूज करोगे। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है बेटा। बता देता हूँ, है तो खैर सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे डी आर वेक्टर लिखा हुआ है। अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो कुछ ऐसे होता है, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ, ई एक्स आई कैप, है ना, प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड, क्या होता है आपका, के कैप होता है, इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है ना। जनरल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिख सकता हूँ। ई एक्स ई बाई जेड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और बाई और जेड कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। जो आर वेक्टर होता है बेटा, वो आर वेक्टर आपका, अगर मैं जनरल बोलूँ, आर वेक्टर में बेटा तीनों ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स बाई जेड, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बेटा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डी आर वेक्टर की बात करूँ, तो डी आर वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, डी आर वेक्टर आ जाएगा डी एक्स आई कैप, है ना, एक्स जैसे आर पे डी आर हो गया वैसे एक्स जगह डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस क्या आएगा, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आएगा बेटा। क्लियर है, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, है ना। ये हमारे रिजल्ट नहीं है, ये तो मैं एक तरह से थ्योरी का पार्ट है ना, इनको बॉक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या करूंगा मैं, डी वी इक्वल टू माइनस ई की जगह, ई वेक्टर की जगह बेटा क्या लिखूंगा, ई एक्स आई कैप, है ना, प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, है ना, डॉट डी एक्स आई कैप, बेटा डी आर की जगह रखेंगे ये पूरा चीज़, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। गॉट इट, ठीक है ना बेटा। अच्छा मैं इस पॉइंट को साफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखो बेटा इसको जब हम करेंगे, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट, ये पूरा वेक्टर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, मतलब एक का तीनों के साथ होगा, फिर इसका तीनों के साथ होगा, फिर इसका तीनों के साथ होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ई एक्स आई कैप का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। इनडायरेक्टली आई के साथ कर दो, बाई के साथ कर दो, और जेड के साथ कर दो। नहीं समझे, इनडायरेक्टली, क्योंकि और सब 0 हो जाएंगे एक तरीके से, ये आपको पता ही है, अब लोग 12th में आ गए। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई बाई डी वाई, क्योंकि आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, जे डॉट जे 1 हो जाएगा ना, के डॉट के 1 हो जाएगा ना, ई जेड डी जेड, है ना बेटा। तो होता क्या है, बहुत ही बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, जब ई एक्स ई बाई और ई जेड आपके वेरिएबल होते हैं और मुझे चेंज इन पोटेंशियल निकालना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो आप इंटीग्रेशन साइन लगा के आप यहाँ पे एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए, बाई कंपोनेंट यहाँ पे जेड इंटीग्रेट करिए लिमिट लगा के, है ना। तो ये आप रिजल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक ये रिजल्ट है, 2 रिजल्ट हो गए। अब हम तीसरे रिजल्ट की बात करेंगे बेटा, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। अब बेटा हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना, 3 ही पॉइंट हैं अभी। थर्ड पॉइंट ये है
कि जैसे मैंने लिखा इसको dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, है ना बेटा। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? ये जो टर्म है ये वाला, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। क्लियर? गॉट इट? यहाँ से समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको V वर्सेस R ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है? V वर्सेस R ग्राफ दिया गया है ना। और ये जो है ये V वर्सेस R ग्राफ का क्या है? स्लोप है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ, है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ गिव्स क्या आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। नहीं मैं समझे बेटा, जो V वर्सेस R ग्राफ का जो नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ, वो आपका क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये चीज़ याद रखिएगा ना, अभी हम लिखवा भी देंगे आगे, ठीक है ना। क्लियर है? और अगर यही चीज़ मैं एक और बोलूँ कि ये E वर्सेस R है, क्या है? E वर्सेस R है ना बेटा। ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल है। ये आपका नेगेटिव E डॉट डी आर है ना। अच्छा, चेंज डिफरेंस हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, E वर्सेस R का अगर मैं पूछूं एरिया क्या देगा? E वर्सेस R का मुझे एरिया क्या देगा? मतलब E इंटू आर। तो E इंटू आर आपका क्या आता है? चेंज इन पोटेंशियल आता है या पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो आप बोलिएगा E वर्सेस R ग्राफ क्या देगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्या देगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये मैं पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ये है बेटा, एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये R वेक्टर जो है इसमें X भी है, Y भी है, Z भी है, क्लियर है। और E में EX भी है, EY है, EZ भी है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं इस तरीके से, EX क्या है? EX है इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट। EX क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट। ये होता है माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल एक्स। बेटा ये याद रखिएगा, है ना। मतलब अगर हम माइनस साइन के साथ अगर V को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू X, अगर हम पोटेंशियल को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू X और माइनस साइन लगा के, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन सबको पता ही है ना, सिर्फ X वेरिएबल होगा V में, है ना। तो वो उस समय आपको क्या देगा? आपको EX कंपोनेंट देगा। ऐसे ही आपका E बाई क्या आ जाएगा? E बाई आपका आ जाएगा माइनस डेल V बाई डेल Z, सॉरी डेल बाई, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अगर मैं EZ की बात करूँ, ठीक है ना बेटा, माइनस डेल V बाई डेल Z आ जाएगा आपका, है ना। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप। ये तीनों होता क्या है? पोटेंशियल वेरिएबल दे देता है ना। पोटेंशियल वेरिएबल देके पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, फला पॉइंट बताइए या जनरल बताइए। तो आपको ये डिफरेंशिएट करके EX बाई EZ इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करके। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिख दोगे इस तरीके से, EX I कैप प्लस E बाई J कैप प्लस EZ K कैप, इस तरीके से आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे? तो ये जो तीनों फार्मूला हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट निकालने के लिए ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसको समझने के लिए मैं जस्ट अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये जो 2 पॉइंट है ना, जो भी हम समझाए थे कि V वर्सेस R ग्राफ का जो स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप, वो क्या देता है आपका? वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। एंड E वर्सेस R ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो ये आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव स्लोप ऑफ E वर्सेस R ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एरिया ऑफ E वर्सेस R ग्राफ गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों ही पॉइंट बेटा आप नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा अच्छे से, है ना, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है जब ग्राफ पूछते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वही EX E बाई EZ है ना, माइनस डेल V बाई डेल एक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज V इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई जेड है बेटा। V कितना है? 3x स्क्वायर बाई जेड। तो आप देख रहे होगे ये जो पोटेंशियल है वो x बाई जेड के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ए पार्ट में, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बोले तो अगर ए पार्ट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा बेटा, E वेक्टर इक्वल टू EX I कैप, जनरल अगर मैं लिखूँ E बाई J कैप प्लस EZ K कैप, ठीक है ना बेटा। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें EX E बाई और Z कैलकुलेट करना पड़ेगा। और EX E बाई Z को कैलकुलेट करने के लिए अगर पोटेंशियल गिवन है वेरिएबल फॉर्म में, कैसे कैलकुलेट करना है? अभी तो मैंने थ्योरी पढ़ा था उसका, कैसे करेंगे? तो EX इक्वल टू क्या होता है हमारा?
हमारा होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। गॉट इट? तो देखो माइनस डेल बेटा वी कितना है 3x² बाई जेड अपॉन डेल एक्स। बेटा देखो कुछ बच्चे हो सकते हैं मे बी जिनको पार्शियल डिफरेंशिएशन ना आता हो, लेकिन मैंने 11th में बताया है, अच्छे से पढ़ाया भी है, आई थिंक सबको आता होगा ये, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई फंक्शन है जो कि पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल किसका फंक्शन है एक्स बाई जेड का है ना बेटा, ये जो पोटेंशियल है तीनों का ही फंक्शन है एक्स बाई जेड का, मतलब तीनों के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तीनों वेरिएबल, लेकिन अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ हमारा इसमें एक्स वेरिएबल है, बाई जेड क्या है कांस्टेंट है। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में आपका जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाला है बाई और जेड, डेल x² अपॉन डेल एक्स करोगे आप, है ना बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा -3 बाई जेड। और जैसे x² को डिफरेंशिएट करते हो है ना x के रिस्पेक्ट में तो 2x आ जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना -6x बाई जेड, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो हमारा यहाँ से ex जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ex हमारा कंपोनेंट आ जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ex जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा -6x बाई जेड। क्लियर है बेटा? मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो निकालना है ई बाई, क्या निकालना है हमें ई बाई निकालना है, ठीक है ना। फिर ई जेड निकालेंगे, तीनों निकल जाएंगे, पुट कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। यही हमारा क्या है सॉल्व करने का तरीका है। तो ई बाई जब हम ऐसे लिखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल बाई, है ना, बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, माइनस डेल बेटा वी क्या है 3x² बाई जेड डेल बाई। अब देखो ये जो फंक्शन है पोटेंशियल का बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें x और जो जेड होगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा एक तरीके से, तो ये बाहर आ जाएगा आपका -3x² जेड डेल बाई अपॉन डेल बाई, है ना। तो ये आपका बाई का बाई के रिस्पेक्ट करोगे 1 ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -3x² जेड। तो यहाँ से बेटा आपका ई वाई भी आ जाएगा, ई वाई कितना आ गया आपका, ई वाई आपका आ जाएगा -3x² जेड, ठीक है। ई एक्स भी निकल गया हमारा, ई वाई भी निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे ई जेड निकालेंगे, ठीक है बेटा। इसको साफ कर लेते हैं। तो जो ई जेड हमारा आएगा वो आएगा बेटा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड आएगा, ठीक है ना, माइनस डेल वी फंक्शन यहाँ लिख दो 3x² बाई जेड अपॉन डेल जेड। तो देखो बेटा जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तीनों कांस्टेंट हैं, तो -3x² बाई डेल जेड अपॉन डेल जेड, ये भी 1 हो जाएगा एक तरीके से, तो ये भी कितना आएगा -3x² बाई। तो यहाँ से बेटा हमारा ex बाई जेड निकल गया है, इसमें आप पुट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा -6x बाई जेड आई कैप प्लस ई बाई क्या आ जाएगा -3x² जेड जे कैप, ठीक है बेटा, प्लस ई जेड क्या आएगा बेटा -3x² बाई, है ना, के कैप। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा बेटा एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x बाई जेड के साथ वेरी कर रही है, मतलब ये वेरिएबल है, मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि x बाई जेड का फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा देखो दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो इसमें तो जनरल फॉर्म पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट में इस वाले क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछा है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है 1,1,1 वो इसमें पुट कर दो आप, है ना, समझ रहे हो ना। तो बी पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको x का वैल्यू 1 रखना है, y का वैल्यू 1 रखना, z का वैल्यू 1 रखना है, क्यों, क्योंकि p पॉइंट पे निकालना है, यहाँ के कोऑर्डिनेट 1,1 है, इसमें पुट कर दीजिए आप, नहीं समझे। जैसे आप पुट करोगे तो आ जाएगा बी पार्ट के लिए, अगर मैं ऐसे लिख दूँ शॉर्ट में, इसको साफ कर देता हूँ, है ना, एट बी पार्ट एट पी पॉइंट के लिए 1,1,1, तो ये आ जाएगा आपका ई, है ना बेटा। तो देखो इसमें 1,1 हो जाएगा तो -6 ही आएगा, तो यहाँ से -6 आई कैप आ जाएगा, प्लस इसमें 1,1 रखेंगे बेटा क्या आएगा -3 जे कैप हो जाएगा, प्लस इसमें 1,1 रखेंगे, इसमें भी बेटा -3 आएगा ना, तो इसमें -3 के कैप आ जाएगा आपका। ये हमारा आ जाएगा बी पॉइंट का, बी नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा हम लोग अब इतना ही पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो आपने देखा होगा इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। मे भी आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है जिसमें मैंने मोमेंटम कंजर्व किया है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वो 11th का है, आपने अगर 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, है ना। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस फार्मूले को कैसे कैसे यूज करेंगे वो सारे मैंने पॉइंट। तो बहुत ही ये एक इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बोलें तो हमारे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक तरीके से, तो इसको बहुत ही गंभीर तरीके से पढ़िएगा आप। सो थैंक यू।